गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय सिंह। हिस्ट्री का जो PYQ है वो हम लोग आज उस पर काम करते हैं। जो देखा जाता है कि RPF के लिए बहुत, रेलवे के लिए देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो आज हम लोग जिस पे डिस्कशन करेंगे। तो आप हम लोग चलते हैं आज फिर। मैं अजय सिंह आपको यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो आपके एग्जाम, आपके भविष्य के बहुत के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। क्लियर है? चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा मंदिर, अंडरलाइन की पॉइंट हमारा यहां पर क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, सीधे आपसे पूछा जाएगा कामुक रचना के लिए कौन सा, तो आपको कामुक रचना, ये की पॉइंट इसका है। पूछ रहा है किसके बारे में, मंदिर के बारे में। तो आप इसका आंसर देते हैं खजुराहो। क्या है? खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है, आपको ध्यान रखना है, ये कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न बनता है खजुराहो का मंदिर कहां है, तो आपको ध्यान रखना है ये खजुराहो का मंदिर कहां है, तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 1, कहां है भैया? ये मध्य प्रदेश में है। और सवाल पूछा जाए ये किन देवताओं को, ये सूर्य को, शिव को, विष्णु, ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, जो देखा जाता है कि शिव को समर्पित हैं, विष्णु को समर्पित हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि शिव हैं, विष्णु हैं और सूर्य देवता, किसको? सूर्य देव, इन देवताओं को समर्पित हैं ये खजुराहो के मंदिर। इसी मंदिर में शिव के जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है, उसमें कामुकता की भावना को दिखाया गया है, जिसमें देखा जाता है वो मंदिर कहां पाए जाते हैं, तो खजुराहो में पाए जाते हैं। तो कुछ कैसे सवाल बनता है, कहां है? खजुराहो में। खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में है। सवाल पूछा जाएगा कि किनको, तो शिव को, दूसरा विष्णु और सूर्य देवता, कई देवता, उसमें गणेश भी हैं, ठीक है, इनको समर्पित है। बहुत घूमने वाला अच्छा क्षेत्र है, कभी टाइम मिले तो घूम के आओ, बहुत अच्छा है ये। आपको खजुराहो घूमना जब भी टाइम, बहुत दूरी पे नहीं है, आप घूम के आइएगा, बहुत चीजें। अब इसमें हम तो बात करते हैं, कुछ और पॉइंट पे काम कर लेते हैं। जैसे देखा जाता है मातृंड सूर्य मंदिर, सवाल पूछा जाता है जो मातृंड सूर्य मंदिर है, ये मातृंड का जो सूर्य मंदिर है ये कहां है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। कहां है ये? जम्मू कश्मीर है। मातृंड का सूर्य मंदिर जो है ये पूछा जाएगा कहां है, जम्मू कश्मीर में। सीधे सवाल, पूरे अनंतनाग में है। जम्मू कश्मीर की एक जगह है, एक शहर है अनंतनाग, वहां पर है, और पूरी तरह से बर्फ से ढका। मैक्सिमम देखा जाता है इतनी वहां टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वहां पर ही आए दिन बर्फ से ढका रहता है। कौन सा? मातृंड सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर पूछा जाता है, ये कहां है? ये भी आपको पता होगा, मां कामाख्या देवी का जो मंदिर है ये आपका कहां है? नॉर्थ ईस्ट में है, असम में है। पूछा जाएगा ये कहां है, तो असम में। कहां है भैया? असम में है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश, मातृंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर, कामाख्या देवी मंदिर असम, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाए तो ये है माउंट आबू। कौन सी जगह? माउंट आबू। प्रश्न बनता है माउंट आबू ये राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में। दिलवाड़ा का जो मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, दिलवाड़ा का जैन धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है जो जैन धर्म से संबंधित है, और ये कहां है? माउंट आबू में है। प्रश्न बनता है माउंट आबू कहां है, तो आपको बताना होगा राजस्थान। तो खजुराहो मध्य प्रदेश, मातृंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर, कामाख्या देवी मंदिर असम, और उसके बाद दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान। शिव विष्णु सूर्य देवता को समर्पित है, ध्यान रखना इस चीज को। और खजुराहो कामुकता या कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक स्तंभ सिंह कहूं
अशोक स्तंभ सिंह कहां है? ये सीधे आपको सवाल बताना होगा कि अशोक स्तंभ जो सिंह है वो अशोक स्तंभ ये की बात करते हैं, ये है सारनाथ। कौन सी जगह? सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक जगह पर है, देखा जाता है, जहां पर सबसे पहले उपदेश दिया था किसने? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने देखा गया जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया। उसी जगह पर सारनाथ स्तंभ लेख स्थापित किया गया, जहां पर अशोक स्तंभ में देखा जैसे अशोक स्तंभ की संकल्पना दी गई। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक स्तंभ सिंह कहां है, तो आप बताएंगे सारनाथ। और सारनाथ कहां है तो ये आपको बताएंगे वाराणसी। कौन सी जगह है? वाराणसी। क्लियर है? प्रश्न बनता है सांची। सांची का बौद्ध स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, यहां पर ये भी बौद्ध धर्म से है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नामक, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र नामक जो जगह है वो देखा जाता वर्तमान में बिहार में है, जो खास करके के अजात शत्रु और उदयन उदयन ने अपनी राजधानी को देखा जाता है, वो जो उदयन था उसने पाटिल ग्राम को पाटिल पुत्र, आगे अजात देखा जिससे पहले अजात शत्रु ने इस पर बड़ा फोकस किया। तो पाटलिपुत्र। महरौली का स्तंभ लेख पूछा जाता है आपको, यह महरौली का स्तंभ लेख सवाल आता है। महरौली का जो स्तंभ लेख है ये कहां है, तो आप स्तंभ लेख की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको नोट करना। ये कहां है? दिल्ली में। महरौली का जो स्तंभ लेख है पूछा जाए दिल्ली में है। पाटलिपुत्र पूछा जाए तो बिहार में है, आपको ये ध्यान रखना है। और सारनाथ वाराणसी। सांची का बौद्ध स्तूप है, इसीलिए वो कहां है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो फिर से आते हैं, अशोक स्तंभ सिंह कहां है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही होगा सारनाथ। क्या सही होगा? सारनाथ। सांची मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार, महरौली का स्तंभ लेख है दिल्ली। क्लियर? ये ध्यान में रख के नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। अब देखो, दक्षिण भारत की जो मंदिर कला शैली है, दक्षिण भारत की जो मंदिर की कला से जो मंदिरों का एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस पे फोकस करके काम करना है। तो प्रवेश द्वार, जो प्रवेश जब आप एंट्री करते हैं उसकी बात करते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो देखा, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। गोपुर लिखा है, पूरा नाम इसका बोला जाता है गोपुरम। एग्जाम में आपको गोपुरम लिख के मिलेगा। क्या मिलेगा? गोपुरम। ध्यान रखना है, या गोपुर भी मिल सकता है, गोपुरम। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। ध्यान रखना है कि घर का स्ट्रक्चर, नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे अलग, साउथ चले जाएंगे अलग, मध्य में देखेंगे अलग, और उत्तर में चले जाएंगे तो अलग। सबका स्ट्रक्चर अपना अलग होता है। ठीक है? जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो जो घर बनते हैं बांस बल्लियों पे बनते हैं। दक्षिण उत्तर भारत में जाते हैं जो देखा घर बनते हैं बहुत लकड़ी के मैक्सिमम घर बनते हैं, जिससे कि भूकंप आए कुछ भी आए तो गिर जाए तो कोई बहुत ज्यादा क्षति ना हो। मध्य भारत में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दक्षिण भी भारत में ऐसे घर बनाए जाते हैं जो देखा जाता है खफरे, देखा जाता है जिनकी छतें ढालू ऐसे। लेकिन मंदिरों का स्वरूप जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा तो घर की बात है। एक शब्द आता है विमान। अंतरिक्ष के बारे में सबको पता, कोई दिक्कत नहीं है घर के बारे में, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश। अब बात आता है विमान। विमान क्या? विमान एक शैली, वास्तुकला में एक विमान एक शैली है जिसका प्रयोग मंदिरों में किया। मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर के क्षेत्र को विमान कहते हैं। आपको ध्यान है, गर्भगृह का जो विमान होता है, मंदिर में गर्भगृह के ऊपर
विमान जो मंदिर में गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे क्या कहते हैं? गर्भ मंदिर में गर्भगृह के ऊपर के हिस्से को विमान कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए विमान क्या है तो आप सीधे बताएंगे कि विमान भी एक मंदिर जो वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला की शैली में जो गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा है उसे विमान कहते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिरों प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। क्लियर है मेरे भैया? ध्यान रखना इस चीज को कि बहुत दोनों पॉइंट गोपुरम और विमान यहीं से सवाल आते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया? तो जैसे बात अलाई दरवाजे की आ जाए तो आप आंख बंद करके अलाउद्दीन खिलजी को टिक कर दीजिएगा। किसको टिक करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का बड़ा प्रभावशाली शासक था। सबसे पहले देखा जाता है जो दक्षिण के अभियान का मुख्य जो सार्थकता इसने हासिल की और जो विजय अभियान को एक मूर्त रूप दिया वो है अलाउद्दीन खिलजी। जो देखा जाता है कि लगभग 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासन, 1296 से 1316 शासन। किसका शासन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा पूछा जाता है कहां तो आपको यह बताना होगा ये कहां है? दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में। अब बात है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सीधे सवाल पूछा जाता है कि सबसे आदर्शवादी एवं कल्याणकारी सुल्तान। आदर्शवादी एवं कल्याणकारी, एक शब्द आता है आदर्शवादी, आदर्शवादी कामा कल्याणकारी। कल्याणकारी सुल्तान की बात की जाएगी तो फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत सारे दास प्रथा का इसने देखा जाता है, दास प्रथा के लिए जाना जाता है और इसके साथ साथ इसने बहुत सारे टैक्सेस समाप्त किए। जजिया, जकात, खराज, खम्स जिसे खुम्स कहते हैं, इन करों के अतिरिक्त लगभग सभी करों को उसने समाप्त कर दिया था। इसीलिए देखा जाता है इसे आदर्शवादी कल्याणकारी सुल्तान कहा गया है। किसे? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि किसका कथन है कि दिल्ली की प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली? किसके बारे में कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसने ये कथन कहा है बदायूनी ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। ये सवाल पूछा था, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान की बात करें, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। बलबन के बारे में कहा जाता है ये अफरासियाब वंश से। सीधे सवाल, बलबन के बारे में कहा है अफरासियाब। कौन सा भैया? अफरासियाब। अफरासियाब वंश जो ईरान का एक प्रभावशाली वंश था, उस वंश को, उस वंश से अपने आप को जोड़ने का बड़ा प्रयत्न किया और अंततः देखा जाता है ये बहुत खूंखार शासक था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। क्लियर है? इसने तलवार के बल पर राज्य की स्थापना को सोचा कि तलवार के बल पर ही राज्य को स्थापित करके संचालन करना। क्लियर है? तो निम्नलिखित में दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक। ये आदर्शवादी कल्याणकारी सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 का शासन किया था और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। बलबन अफरासियाब वंश से अपने आप को जोड़ता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते गजब किस उपनिषद से लिया गया? ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको बताना होगा सत्यमेव जयते
किस उपनिषद में है? तो आपको सीधे सवाल बनता है कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। आंसर क्या है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद को एक टूटी हुई नौका से वर्णन किया। एक टूटी हुई नौका का उल्लेख किस उपनिषद में है? एक टूटी हुई नौका का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो आपको बताना होगा मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो आपको बताना होगा मुंडको उपनिषद। अब प्रश्न बनता है छांदोग्य उपनिषद का उल्लेख किस वेद से है? तो ये भैया सामवेद के अंतर्गत आता है। छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं, किसमें है? तो आपको ध्यान रखना है ये आता है किसमें? सामवेद के अंतर्गत। छांदोग्य उपनिषद के बारे में जब भी आपको ध्यान रखना है तो आप बताएंगे सामवेद। और बात करते हैं कि कठोपनिषद उपनिषद, तो इसको बताते हैं यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। और मुंडकोपनिषद तो ये अथर्ववेद। ये चीजें याद रखना है। तो मुंडकोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो वेद पूछा जाए तो आप बताएंगे अथर्ववेद। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे सामवेद। कठोपनिषद का उल्लेख यजुर्वेद। ठीक है, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद को एक टूटी हुई नौका के साथ जोड़ा जाता है। टूटी हुई नौका बोला गया है इस उपनिषद को। क्लियर? आगे चलते। महाबलीपुरम दक्षिण भारत में है। प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? ऑप्शन आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल, आदित्य कारिकालन और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि सीधे सीधे सवाल पूछा महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण, तो ये आंसर इसका है नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रश्न बनता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो आंसर सही, लेकिन किस वंश का शासक है? महाबलीपुरम जो स्थापना नरसिंह वर्मन द्वितीय ने की, किस वंश से था? ये पल्लव वंश से संबंधित था। किससे? पल्लव शासक था, तो इसे पल्लव वंश से जोड़ते हैं। पल्लव वंश से संबंधित था। राजेंद्र चोल बड़ा प्रभावशाली ये चोल शासक था। ध्यान रखना है चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक। सीधे सवाल आपसे पूछा जाए चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो राजेंद्र चोल। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय से नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी पल्लव वंश का, ये भी पल्लव था। तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया? तो आपको बताना होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्या बताना होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्लियर है? नर्तकी की कांस्य, नर्तकी समझ रहे हैं कि कांस्य की प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा एक मेटल है। कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? कालीबंगा, लोथल। एक नर्तक मिला था, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उसमें एक नर्तक पाया गया, नर्तक की मूर्ति पाई गई है। वो कांसे की नर्तक की मूर्ति है, वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखा जाता है कहां है इस समय? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। सीधे सवाल पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। लोथल, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी? गोदीवाड़ा का साक्ष्य। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह का। इसे में जुते हुए खेतों के साथ क्या मिले हैं? जुते, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जुते हुए खेतों के साथ, जुते हुए खेतों के साक्ष्य आपसे पूछा जाए तो कालीबंगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य आपसे पूछा जाए लोथल। कांस्य प्रतिमा, नर्तक की प्रतिमा कहां मिली है? तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो राखलदास बनर्जी। क्लियर है?
आगे देखते हैं। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है? भैया पंचायतन शैली शब्द सीधे मंदिर से संबंधित है। किससे? मंदिर से। पंचायतन शैली जो है वास्तुकला में सीधे मंदिर से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका होगा क्या? मंदिर। पंचायतन शैली ध्यान रखना है, पंचायतन से मतलब देखा जाता उनका जो आकार था पंचमाकार था, चौकोट करके उनमें जो पांचवा आकार देते थे बाहर की तरफ देते थे, इसीलिए मंदिर का स्वरूप जो बोला गया है कि ये पंचायतन शैली किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा मंदिर से संबंधित है। ये शैली कहां प्रचलित थी, तो आपको बताना होगा दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कहां प्रचलित थी? दक्षिण भारत में प्रचलित। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान? पहली बात हमें पता होना चाहिए, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख लें, ये कंदरिया महादेव मंदिर है कहां, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, अर्थात शंकर को समर्पित है। किसको समर्पित है? शंकर को समर्पित है। ये ध्यान रखना है कि कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, और है कहां का? ये मध्य प्रदेश में। कहां है भैया? मध्य प्रदेश में। ये देखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया? बात सिजेरियन का मतलब होता है ऑपरेशन। जो देखा जाता है वास्तुकला एक ऑपरेशन, सिजेरियन को इंग्लिश में देखा जाता है कि जो कि गर्भवती महिला या देखा वैसी कोई गर्भवती महिला का जो ऑपरेशन क्या कहते हैं, सिजेरियन कंडीशंस है, तो सिजेरियन में ऑपरेट करना होगा। और उस वास्तुकला की बात करते हैं कि सिजेरियन शैली की वास्तुकला। तो पहाड़ों में पत्थरों में जो उभरे हुए पत्थर थे उनको काट करके जैसे ऑपरेट करते हैं ना, उसी प्रकार पत्थरों को काट करके सिजेरियन शैली की बात की गई है कि सिजेरियन शैली जो थी वो आपको ध्यान रखना होगा किस वंश के शासक, तो आपको चालुक्य। तो चालुक्य वंश में देखा गया है सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। क्लियर है? अब प्रश्न बनता है चोल वंश का संस्थापक, ये भी सवाल इसका पूछा जाए। संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे विजयालय। क्या बताएंगे भैया? विजयालय। ध्यान रखना है, इसका बताएंगे हम लोग विजयालय। चालुक्य एक वेंगी के चालुक्य, ठीक है, और बादामी के चालुक्य, ये ध्यान रखना है। तो चालुक्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो आप बताएंगे पुलकेशी। कौन है? पुलकेशी। काकतीय वंश का प्रभावशाली शासक पूछा जाएगा तो रुद्रम्बा देवी। कौन है? रुद्रम्बा देवी। प्रभावशाली शासक रुद्रम्बा देवी है, काकतीय वंश से संबंधित है। इन्होंने देखा जाता बहुत समय तक लोगों को पता ही नहीं चला कि काकतीय वंश का जो शासक है वो पुरुष है कि महिला है। ये प्रताप रुद्रदेव के नाम से शासन करते थे, और काफी समय बाद ये पता चला क्योंकि जनता वहां की जो राया थी वो स्वीकार नहीं कर रही थी कि महिला के सबॉर्डिनेट, किसी फीमेल के सबॉर्डिनेट हम लोग रहे, किसी महिला के शासन में रहे। इसलिए जो वहां का राजा था काकतीय वंश का, उसके पुत्र नहीं थे। और उसके बाद में देखा गया है कि वो घर कुछ लोगों के सिर्फ नजर से बचते हुए पूरा शासन कुछ लोगों की ही नजर में पता था कि रुद्रदेव रुद्रम्बा है, मतलब कहने का मतलब महिला है ना कि पुरुष है। तो काकतीय वंश का प्रभावशाली शासक रुद्रम्बा देवी था। गुप्त वंश का संस्थापक देखा जाता है, आपको पता है श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रकार देखा जाता है शासन रहा।
तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? तो किस वंश की बात करेंगे? तो आप बात करेंगे किसकी? चालुक्य वंश की। किसकी बात करते हैं? चालुक्य वंश की। क्लियर है? सिजेरियन। ओके। पाल साम्राज्य का संस्थापक, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश बिहार का प्रचलित एक सबसे प्रभावशाली वंश था। पाल वंश के बड़े बड़े राजा हुए। पाल वंश का नाम फेमस है धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ध्यान रखना, पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन संस्थापक पूछा तो गोपाल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो ये था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। प्रश्न बनता है किस वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए? तो सातवाहन वंश ने सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के चले। किसके? शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्कों का प्रचलन आपसे पूछा जाएगा शीशे के सिक्कों का प्रचलन किस वंश ने किया? तो आपको बताना सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का शासक संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे सिमुक। दंत दुर्ग, ये संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश का। किसका भैया? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। शशांक एक गौड़ शासक था। शशांक को क्या बोलते हैं? गौड़ शासक था। गौड़ शासक का मतलब बंगाल को पहले गौड़ कहा जाता था, इसीलिए इसको गौड़ शासक के रूप में। और इसने देखा जाता है कि शशांक जो था ये बौद्ध वृक्ष को काट ले गया था और खास करके बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को इसने बहुत नुकसान दिया। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग। और गौड़ शासक कौन था? शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक पूछा जाता है तो आप बताएंगे शशांक। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हु बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना है, मिलिंद पन्हु पाठ किससे संबंधित है? सीधे बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हु एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म की चर्चाएं, बौद्ध धर्म के संस्कार, बौद्ध धर्म की रीतियों का वर्णन है। वो नाम आता है मिलिंद पन्हु। किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। क्लियर? पशुपति किस काल से पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो आपको पशुपति प्रश्न बनता है, बात आती है पशुपति की, तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि पशुपति की जब पशुपति देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति जो एक देखा पूज्य योग्य था, जिसके चारों तरफ एक वैसा आभा मंडल था जो बड़ा प्रभावशाली था। तो पशुपति की मूर्ति जो का उल्लेख पाया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पन संस्कृति। क्लियर है? तो पशुपति की मूर्ति, पशुपति का साक्ष्य किस काल या किस समय? तो आपको समय काल की बात आती तो एक सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, ऐसा कोई सवाल हो, चाहे सिंधु घाटी से संस्कृत के संदर्भ में बात हो चाहे हड़प्पा सभ्यता की संस्कृत की बात हो, तो उसमें देखा जाता है पशुपति काल के रूप के संबंध में बात की गई। क्लियर? नाट्य शास्त्र के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। सीधे सवाल पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र के लेखक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भरत मुनि। नंद
नंद जो है एक वंश है, नंद जो वंश है जिसके संस्थापक पूछा जाता है कि संस्थापक इसका कौन है, तो महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। महापद्म नंद, महापद्म नंद है। नंद वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे महापद्म नंद। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो आप बताएंगे अजातशत्रु। अशोक किस धर्म से संबंधित था? मौर्य। किस साम्राज्य, किस देखा जाता है साम्राज्य की बात है, मौर्य शासक है तो मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दो हुए, एक चंद्रगुप्त देखा जाता है प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से संबंधित है, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित, तो इसका उल्लेख। और दशरथ ये भी किससे संबंधित है? ये भी मौर्य वंश का दशरथ। अजात शत्रु देखा जाता है बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? हर एक वंश के शासक बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु था, जिसको कुड़िक के नाम से जाना जाता है। और अजात शत्रु को पितृहंता, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पितृहंता कहा गया है। कौन है ये? तो आपको बताएगा पितृहंता। पितृहंता किसे कहा जाता है? तो आपको यह ध्यान रखना है अजातु शत्रु। क्लियर? निम्नलिखित में कौन अंतिम मौर्य राजा था? बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ। टिक करो, क्या है? बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या की गई थी और उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ की हत्या कर कर पुष्यमित्र शुंग ने देखा जाता है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना कि अंतिम मौर्य राजा पूछा जाएगा तो आप सीधे बताएंगे बृहद्रथ। अंतिम मौर्य और मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे प्रतापी, सबसे प्रभावशाली शासक पूछा जाएगा मौर्य वंश का तो आप बताएंगे अशोक। क्लियर? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है 326 ईसा। क्या बात है इसके बारे में। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने एक स्वप्न देखा था समस्त भूमंडल को जीतने का, और भारत में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने उसके एम को रोक दिया। इसीलिए कहते हैं भारतीय संकल्पना के अंतर्गत एक से एक वीर हुए। भारतीय संकल्पना का इतिहास आप देखेंगे तो एक से एक कवि हुए, एक से एक विद्वान हुए और एक से एक योद्धा हुए। उस योद्धा का नाम है पुरुषोत्तम, महाराज पुरुषोत्तम। पौरव राष्ट्र का प्रतापी शासक, पुरु बोलते थे उसको, जिससे पुरुषोत्तम या पोरस कहा गया। इतिहास की भाषा में उसे पोरस कहा गया। तो सिकंदर को झेलम और बितस्ता, जिसे देखा जाता है झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता था, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। तो अस्किनी और बितस्ता, चिनाब और झेलम के बीच में, चिनाब और झेलम के बीच में सिकंदर को फंसाए रखा किसने? पोरस। और पोरस यदि ना होता तो उस समय मगध साम्राज्य पूरी तरह से विलासिता में डूबा हुआ था, जिसके शासक उस समय नंद वंश के शासक घनानंद थे। यदि उस समय कितनी भी बड़ी सेना थी लेकिन कुशल नेतृत्व ना होने के कारण, एक वीर योद्धा की कमी, एक वैसे योद्धा नहीं थे जिनमें एक राष्ट्रवाद का जुनून था, जो यदि कहीं मगध तक आ जाता सिकंदर, हो सकता समस्त भारत को रौंद डालता। लेकिन भारत माता के सपूत जो थे पुरु, जिसे पोरस कहा गया, उसने 2 साल खराब किए। और जब वार ऑफ हाइडेस पीस आप देखेंगे, बितस्ता का युद्ध देखेंगे, बितस्ता झेलम नदी का युद्ध देखेंगे, उसमें देखा जाता है कि पोरस और सिकंदर के बीच में जो आक्रमण हुआ उसमें पोरस
पराजित तो होता है, लेकिन सिकंदर को एक ऐसी चोट देता है कि सिकंदर कहता है, जब पोरस को गिरफ्तार करता है तो पोरस ही कहता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस कहता है जैसा एक राजा के साथ सलूक करता है वैसा किया जाए। तो उसकी वीरता, उसके स्वाभिमान, उसकी मातृशक्ति की अभिलाषा को देखकर उसका राष्ट्र वापस करके स्वयं वापस चला जाता है और 326 ईसा पूर्व में 2 साल खराब करता है और 323 ईसा पूर्व में देखा जाए मैसिडोनिया पहुंचता है। वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती बेबीलोन के समीप। ये अलेक्जेंडर की कहानी का उल्लेख है। तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो आप बताएंगे 326 ईसा पूर्व। क्लियर? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? जाहिर सी बात है, एक वही नाम है 1498, जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था भैया? वास्को डिगामा। ध्यान रखना है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। बात आती है वास्को डिगामा, भारत के नए समुद्र मिले वास्को। ये वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था। 1498 में कालीकट केरल के समीप एक बंदरगाह पर पहुंचा और वहां पर उसने देखा जा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली भी कहा जाता है। किसे? वास्को डिगामा। निम्न में से किसे भारत के नए समुद्र मिले, तो किसने कहा है? किसके बारे में? तो वास्को डिगामा। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में लिखला, लेकिन कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसने? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यह ध्यान रखना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। लेकिन ये कोलंबस भी भारत की खोज में निकला, लेकिन खोजते खोजते कहां चला गया? अमेरिका पहुंच गया। क्लियर है? नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विरूपाक्ष मंदिर की जब बात करते हैं तो आपको बताना होगा कहां है। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर पूछा जाए किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे? कर्नाटक में। नेक्स्ट, ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह, इतिहास। तो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह जो बात की गई है वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत क्या है बात की गई है? ऋग्वेद क्या है? तो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जब भी उल्लेख आएगा तो महत्वपूर्ण स्वरूप जो देखा जाता है वो ऋग्वेद के संदर्भ में आता है। इसलिए ऋग्वेद क्या है? तो वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह। ध्यान रखना।